हार मत मानना, अभी बहुत आगे जाना है। तुम हार मत मानना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर को, पूरे के पूरे चैप्टर को केवल और केवल वन शॉट वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा अध्याय 2 कक्षा 10 विज्ञान का अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यही आ जाता है कि आखिर अम्ल होते क्या हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, तो अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनका जलीय विलयन, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से आप कुछ भी बता सकते हो। अम्ल देखो वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनका कि जलीय विलयन नंबर 1 स्वाद में खट्टा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो चीज़ें नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं वो अम्ल हो जाती हैं। और ये कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हम ये भी बता सकते हैं कि जलीय विलयन में जाने पर या फिर कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, तो उन्हें हम अम्ल कह देते हैं। अगला पॉइंट भी है हमारे सामने, क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। वो अम्ल वो होते हैं जो कि जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो साल्ट और वाटर को बनाएंगे, यानी कि लवण और पानी को बनाते हैं। और इनका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। इसका जो जलीय विलयन होगा, यानी कि जब जल में घोला जाएगा तो ये हमें हाइड्रोजन आयन को देंगे। अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार के बारे में। आखिर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एसिड, तो आयनन के आधार पर बात की जाए तो अम्ल को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से भागों में। सबसे पहला वाला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा खनिज अम्ल, खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। देखो वो अम्ल जिसे जब हम जल में घोलेंगे ना तो ये पूरे तरीके से आयनित हो जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि वियोजित हो जाएंगे, इसे हम प्रबल अम्ल बोल देते हैं। और जो कुछ सामान्य और खनिज अम्ल होते हैं वो सारे प्रबल अम्ल ही होते हैं। जैसे H2SO4 है जो कि एक्वस मीडियम में होता है, जिसे कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो अगर इसे तोड़ा जाए तो ये H+ में और SO4- में टूट जाता है, और बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2H+ हाइड्रोजन आयन प्लस SO4 2- सल्फेट आयन। तो ये देखो पूरे तरीके से टूट गया ना, तो ये हमारा प्रबल अम्ल हो गया। सेकेंड विल बी दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या होंगे। देखो प्रबल क्या थे, जल में घोलने पर पूरे आयनित हो जा रहे थे, तो दुर्बल वो होंगे जो कि जल में घोलने पर पूर्णतया आयनित या फिर वियोजित नहीं होंगे। वे अम्ल जो कि जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों, पादपों व जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में HCN, CH3, COOH, HCOOH आदि। जैसे हम HCN को तोड़े तो ये H+ एक्वस और CN- साइनाइड आयन में टूट जाएगा। पूर्णतया ये वियोजित आयनित नहीं होंगे।
दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। सामान्य और जो कार्बनिक अम्ल पादपों और जीव जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। इसके बाद अगला देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। ये उपयुक्त अम्लों के जल में आयनन के कारण उत्पन्न हाइड्रोजन आयन H+ इनके जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं और इसी कारण ये अम्ल अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम कुछ इस प्रकार है। अम्ल तो दोनों रहेंगे, परंतु इसमें हम उनकी आपेक्षिक प्रबलता के क्रम को देखेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। जैसे कि HCN सबसे ज़्यादा अम्लीय, इसके बाद HNO3, इसके बाद H2SO4, इसके बाद CH3COOH और इससे कम होगा H2CO3 और सबसे कम हो जाएगा HCN। हाइड्रोजन आयन आकृति में बहुत छोटा होता है। छोटे आकार और उच्च आवेश घनत्व के कारण ये जल के अणुओं के साथ जुड़ करके जलयोजित आयन का निर्माण करता है और इस जलयोजित आयन को हम क्या कह देते हैं? हम इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जैसे कि देखिए हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया है, H++ H2O को मिलाने पर H3O+ बन जाएगा, जिसे कि हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। और अम्लों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्लों के भौतिक गुण कुछ इस प्रकार हैं। ये स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, जिसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ था कि हम लोगों का जो लैब था ना उससे एसिड गिरा हुआ था, तो मेरे टीचर क्या किए, जाके वहीं पे खड़े हो गए जहाँ पे गिरा था ना काउंटर पे, उसी के पास वो जा कर के खड़े हो गए। तो खड़े होने से उनको लगा हाँ चलो ठीक है, हम सट करके उसी में खड़े हो गए थे। जब जा करके घर वो अपना कपड़ा धोने लगे तो जहाँ पैंट पे वो सट करके खड़े थे ना, पैंटा पूरा एकदम से बर्बाद हो गया, खराब हो गया। पहले तो कलर छोड़ दिया, फिर और ज़्यादा रगड़ करके धोए तो फट गया, तो खराब हो गया। तो वहाँ से हमें हमेशा याद रहेगा कि जो अम्ल है उसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि सब नष्ट हो जाते हैं। और जब इनकी रासायनिक गुण की बात की जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे कि जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने लेकर के रखा है यहाँ पर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हम Fe को ले लेंगे, आयरन को, जो कि हमेशा सॉलिड स्टेज में होता है। फिर 2HCl को लेंगे जो कि एक्वस मीडियम में होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्रिया कराने पर हमें यहाँ से Fe और Cl2 बाहर निकल जाएगा, फेरस क्लोराइड एक्वस मीडियम में, और H2 यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन जो कि सॉलिड स्टेज में रहेगा। दूसरे क्रिया की बात की जाए तो जिंक को लेंगे सॉलिड स्टेज में, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को लेंगे एक्वस स्टेज में। ये मिल करके हमें देंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम में, प्लस H2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो H2 गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इसके बाद दूसरा वाला बात की जाए तो दूसरा है, ये रासायनिक गुण को हम देख रहे हैं, दूसरा है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो क्या होगा, अम्ल जो होंगे
वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल मिल करके हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को देंगे और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल करके हमें अम्ल के साथ मिल करके हमें लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को दे देते हैं। इसके बाद इसका तीसरा रासायनिक वाला अभिक्रिया भी है। देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल को बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस जल। उदाहरण के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले लेंगे सॉलिड स्टेज में, +2 HCl एक्वस स्टेज में दे देगा हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल। ऐसा ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, विच विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इन एक्वस स्टेज, इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फेट इन एक्वस स्टेज। हियर वी विल टेक मैग्नीशियम, हियर वी विल टेक सल्फर, then it will be magnesium sulfate in aqueous stage. After that we will get H2 plus O, mean it will be H2O water. अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। आखिर अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं भाई? अम्ल तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, बस हमें इसका प्रयोग पता होना चाहिए। अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग देखो, H2SO4 बहुत नाम सुना होगा इसका उपयोग भी देख लो। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3 को सोने और चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कितना ही बताऊंगी कि आप लोगों को ये करना है। देखो यहाँ पर हमें नोट के रूप में भी दिया है, क्या दिया है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि हम सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि उसे सोरे के NO3 से बनाया जाता है। तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सब आप लोग याद रखोगे। अगला हमारे सामने है क्षारक। अम्ल को हमने पढ़ लिया, अब क्षारक और लवण के बारे में भी पढ़ना है। तो क्षारक बेस के बारे में हम देखेंगे। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या फिर कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में साबुन। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो कि आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर के ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं क्षारक या फिर भस्म कहलाते हैं। एक ही चीज के बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले को याद कर पाते हो। जिसका अच्छा लगे और सही लगे उसको याद कर लेना। नोट, वे क्षारक जो कि जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन जो सभी क्षारक होंगे वो क्षार नहीं हो पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्षार नहीं क्षारक के बारे में पढ़ना है। क्षारकों के प्रकार हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ बेसेस। आयनन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट विल बी प्रबल क्षारक। इन इंग्लिश वी कैन से स्ट्रॉन्ग बेसेस। वे क्षारक जो कि जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस आदि। अम्ल होंगे तो हाइड्रोजन को देंगे और क्षार होंगे तो हाइड्रोक्साइड को देंगे, OH- को देंगे। जैसे उदाहरण को देखकर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
उदाहरण को ध्यान से देखिए। KOH एक्वस स्टेज में ये हमें क्या देगा, K++ OH माइनस आयन। ये जो OH माइनस आयन है जो यही देता है ना, वही क्षारक होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय स्टेज में है और ये देगा हमें घुलने पर क्या, पोटेशियम आयन दे देगा और जलीय स्टेज में ये भी रहेगा और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन को भी दे देगा। दूसरी बात की जाए तो दुर्बल क्षारक, जैसे वो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल था वैसे ही प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक हो जाएगा। वीक बेसेस वे क्षारक जो कि जल में पूर्ण तरह वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे AlOH का होल थ्राइज, NH4OH आदि। AlOH का हो गया हमारे सामने होल थ्राइज एक्वस स्टेज में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का दे देगा हमें Al3+ एक्वस आयन और +3OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद अगला है हमारे सामने क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारकों के भौतिक गुण कौन से और कैसे होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो क्षारकों के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहला है क्षारक जल में विलेय और स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। दूसरा है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा है क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। और चौथा है अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है और ये प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। जैसे देखो, जो अम्ल थे वो स्वाद में खट्टे थे, लेकिन जो क्षार होंगे वो स्वाद में तीखे और कड़वे हो जाएंगे। अम्ल जो था वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, जो क्षारक रहेगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। और इसके बाद दो और प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके बाद रासायनिक गुणों की बात की जाए, क्षारकों के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। क्षारकों के रासायनिक गुण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, धातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः क्षारकों को धातु पात्रों सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। जो प्रबल क्षारक होंगे वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देंगे, इसीलिए क्षारकों को हमें धातु पात्रों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्षारक धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे जिंक +2 NaOH दे देगा हमें Na2ZnO + H2, यानी कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम और हाइड्रोजन को देता है। हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल भी है, वो क्या है, 2Al यानी कि एल्युमिनियम, वो तो हम इसे बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिए हैं, +2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेज में दे देगा हमें 2H2O, 2 NaAlO 2 + 3H2। नोट में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। नोट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई होती हैं, हमें पढ़नी चाहिए। जैसे अम्लों का उपयोग हमने देखा था कि इस अम्ल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का यहाँ करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ करेंगे। वैसे ही हम देखेंगे कि क्षारकों का भी उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। यूजेज ऑफ बेसेस, तो क्षारकों के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइज। इसका प्रयोग वस्त्र और प्रति अम्ल एंट एसिड बनाने में किया जाता है। इसमें से एक आध आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, और आता भी है एग्जाम में। दूसरी बात की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका प्रयोग क्लींजिंग एजेंट निर्मलीकारक और अमोनिया लवण बनाने में होता है। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग NaOH का प्रयोग, इसका प्रयोग साबुन और धावन पाउडर के निर्माण में, रेयान के निर्माण में और कागज और लुगदी के निर्माण उद्योगों में होता है। चौथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, इसका प्रयोग चमड़ा उद्योगों, खारे जल को मृदु बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने इत्यादि में किया जाता है। नोट की चीज़ें पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, कभी कभी तो ये भी एग्जाम में दे देता है।
टूथपेस्ट हल्का सा क्षारकीय होता है, इस कारण ये दांतों के चारों ओर अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। मधुमक्खी तथा चींटी के काटने पर मेथेनोइक अम्ल, जिसे कि हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, स्रावित होता है। ये देखो लगातार पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो फार्मिक अम्ल। इस कारण इनके काटने पर हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द व जलन को शांत करने के लिए उस डंक लगे स्थान पर दुर्बल क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगाने पर प्रभावित क्षेत्र में आराम का अनुभव होता है। अगला वाला है हमारे सामने सूचक, इंडिकेटर। सूचक हम किसे कहते हैं? देखो, वो पदार्थ जिनका की उपयोग किसी अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन में उदासीन बिंदु या फिर अंतिम बिंदु एंड पॉइंट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, बीएससी में, तो वही सारी चीजें बताई जाती हैं। ज्यादातर इंडिकेटर का प्रयोग करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। जैसे सर बोलेंगे इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर लाओ, ये वाला इंडिकेटर लाओ, वो वाला इंडिकेटर लाओ। तो बहुत सारे होते हैं। वैसे ही आप लोग को भी पता होने चाहिए कि आखिर इंडिकेटर होते क्या हैं। तो वो पदार्थ जिनका की उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या फिर अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका की अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में अम्ल क्षार सूचक दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षारक होते हैं। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्र अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- सांद्र अर्थात pH मान के परिवर्तित होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। जैसे सर बोलते हैं किसी का कलर अगर थोड़ा सा कम आ रहा है, लाइट आ रहा है, या किसी का डार्क आ गया, तो सर बोलेंगे जिसका डार्क आ जाएगा बोलेंगे कि बेटा आपने इंडिकेटर ज़्यादा डाल दिया था। इसका मतलब इंडिकेटर कलर के लिए यूज किया जाता है। देखो, अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। अम्ल क्षारक अनुमापनों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग होता है: लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। नोट में हमारे सामने क्या दिया है? हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारकीय माध्यम में लाल भूरा हो जाता है। कुछ प्रमुख सूचक निम्नलिखित है, जैसे कि सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी को तो आपने देखा ही होगा, कहीं लग जाएगा तो कलर ही चेंज हो जाता है। अभिलाक्षणिक रंगों के साथ कुछ प्राकृतिक सूचक के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में नीले रंग का। लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाएगा। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीली होती है और क्षारीय माध्यम में लाल और भूरी हो जाती है। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल जो होता है अम्लीय माध्यम में नीला होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में हमने देख लिया। हम संश्लेषित सूचक के बारे में देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे कि फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज आदि। अभिलाक्षणिक रंगों के साथ कुछ संश्लेषित सूचक इस प्रकार हैं, जैसे फिनाप्थलीन का अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी और उदासीन में रंगहीन। मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में लाल होगा, क्षारीय विलयन में पीला और उदासीन विलयन में ऑरेंज। इसके बाद तीसरी वाली बात की जाए, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक हमने पढ़ लिया। तीसरा होता है गंधयुक्त सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। इनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उदाहरण में वैनिला, प्याज और लौंग आदि।
जैसे कि कोई विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयुक्त किए जाने वाले जो सूचक होंगे वो गंधयुक्त सूचक कहलाएंगे और इनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाएगी। चौथी बात की जाए तो सर्वव्यापी सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिला करके एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो कि हाइड्रोजन आयनों को विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है और इसे हम सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। जब सार्वत्रिक सूचक को अम्ल क्षार विलयन में मिलाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है और सूचक के द्वारा उत्पन्न नए रंग का पीएच चार्ट पर उपस्थित रंग से मिलान करके अम्ल क्षार की पीएच तथा प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग, जैसे कि देखो पीएच 0 रहेगा, रंग का चार्ट गहरा लाल और प्रकृति अम्लीय। जब पीएच 1 होगा तो रंग का चार्ट लाल होगा और प्रकृति अम्लीय होगी। जब पीएच का मान 2 होगा तो रंग चार्ट का मान हल्का लाल होगा और प्रकृति अम्लीय होगी। लेकिन जब पीएच का मान 3 होगा तो रंग चार्ट का मान नारंगी लाल होगा और प्रकृति अम्लीय होगी। जब पीएच का मान 4 होगा तब रंग चार्ट हमारा नारंगी रंग का होगा और प्रकृति इसकी अम्लीय हो जाएगी। When the pH value will be 5, then the color chart will be yellow and orange and its nature will be acidic। जब 6 नंबर होगा पीएच का यानी कि पीएच का मान हमारे 6 होगा तब रंग चार्ट ये पीले और हरे रंग का होगा और प्रकृति इसकी अम्लीय हो जाएगी। पीएच 7 होगा तो रंग चार्ट हल्का हरा और प्रकृति उदासीन। पीएच 8 होने पर रंग चार्ट का मान हरा नीला होगा और प्रकृति क्षारकीय हो जाएगी। पीएच 9 होने पर रंग चार्ट का मान नीला होगा और प्रकृति इसकी क्षारकीय हो जाएगी। और 7 होने पर गहरा नीला क्षारकीय। पीएच 11 होने पर रंग चार्ट का मान जामुनी और प्रकृति होगी इसकी क्षारकीय। तो ये तो बहुत आसान था, आप लोगों को तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखो जब 12 रहेगा तो गहरा जामुनी और क्षारकीय होगा। 13 पीएच वैल्यू रहने पर बैंगनी और क्षारकीय होगा। 14 रहने पर गहरा बैंगनी और क्षारकीय होगा। एक अगला भी हमारा थोड़ा सा है जो कि पीएच परिसर नाम से है, बहुत आसान है, आप लोग एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो क्या है पीएच रेंज। पीएच वैल्यू का नाम तो सुना ही होगा। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर के एक निश्चित सीमा में होता है जिसे कि पीएच परिसर कहते हैं। विभिन्न सूचकों के पीएच परिसर और उनके अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं। जैसे पीएच के साथ सूचकों के रंग में परिवर्तन, सूचक का नाम हम एक तरफ लिखेंगे और पीएच परास यहाँ पर रहेगा और रंग में अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन का यहाँ पर रंग का नाम रहेगा हमारे सामने। जैसे जब हम मेथिल ऑरेंज को ले ले तो इसके पीएच का परास 3.1 से 4.4 के बीच होता है और अम्लीय विलयन के रंग की बात की जाए तो लाल रंग का और क्षारीय विलयन में रंग पीले रंग का हो जाता है। लिटमस जो होता है इसका पीएच परास होगा 5 से लेकर के 8 तक। 0.0 का कोई मतलब है नहीं, बट पॉइंट में कुछ वैल्यू आ सकती है इसीलिए रखा जाता है। तो जब अम्लीय विलयन की बात की जाए तो लाल रंग का और क्षारीय विलयन में नीले रंग का। फिनाफ्थलीन सूचक पीएच परास होगा 8.3 से 10.0 का। अम्ल विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी। फिनाइल रेड पीएच परास होगा 6.8 से 8.4 का। अम्लीय विलयन पीला और क्षारीय विलयन लाल। मेथिल रेड 4.2 से 6.3, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला। पता है मैं जब पढ़ती थी ना तो मुझे ये सब समझ में ही नहीं आता था और मुझे पूरा भरोसा किया, उम्मीद है कि आप लोग को भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग का तो आ रहा होगा अम्ल क्षार लवण, बट ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी और ये चीज़ें मुझे अब समझ में आई हैं जब मैं बीएससी करने के लिए गई हूँ। तो आप लोग को भी अभी नहीं समझ में आएगा, बीएससी करने के लिए जाएंगे तो समझ में आएगा।
एक अगला हमारे सामने टॉपिक है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को बताना है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला है पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरा है मृदा पीएच। ऐसे मैं पढ़ा दूं, दिमाग आपका कहीं और रहेगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। लेकिन क्या है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं तो मैं अपने वाइट बोर्ड पर लिख करके तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज इतने ज़्यादा टॉपिक है, मैं कितना लिख करके बताऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा PDF बना करके पढ़ा दे रही हूँ। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग को कम समझ में आ रहा हो, बट ट्राई करिएगा कि हाँ, अगर एक बार नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो को देख लें रीस्टार्ट करके, तब तो समझ में आ ही जाएगा। और क्या है इसमें कि आपको नहीं समझ में आएगा, चिंता करने की तो बात ही नहीं है, आपकी दीदी है ना आपके साथ। दूसरा देखो मृदा पीएच। अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जबकि मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण करते हैं। इसके बाद इसमें विशेष फसल को उगाते हैं। मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक चुनाव सरल हो जाता है। तीसरा हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे में भी तो HCl अम्ल पाया जाता है ना, तो इसीलिए हम हमारे पाचन तंत्र के पीएच को भी पढ़ लेंगे। हमारे उदर में पाया जाने वाला HCl, यानी कि हमारे आमाशय में जो HCl पाया जाता है वो पाचन में सहायता करता है। पाचन भी आपको आगे पढ़ना है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये अम्ल के प्रभाव या अम्लता को कम कर देती है। चौथा है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय यानी दांतों का टूटना गिरना। दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांत का जो पार्ट होता है एकदम बाहरी वाला उसे हम इनेमल बोलते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और इसका कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया हैं जो कि भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। इसके बाद हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को ये भी बता देती हूँ। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है और ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार H+ अम्लों से प्राप्त तथा OH- क्षारों से प्राप्त आयन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कास्टिक सोडा क्षार NaOH से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl लवण तथा जल H2O का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे सामने इसका रासायनिक समीकरण भी है। HCl को हम NaOH से क्रिया कराएंगे तो Na और Cl मिल जाएगा और HO और H मिल करके H2O बना लेगा। और आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार
उपर्युक्त अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, HCl का आयनन NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, NaOH का आयनन H प्लस प्लस OH माइनस, H2O H प्लस और OH माइनस का संयोजन से बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस के संयोजन से। समझने का प्रयास करिए, आसानी है, कुछ कठिन नहीं है, इसमें थोड़ा सा इफर्ट लगाएंगे हो जाएगा। लवण यानी कि साल्ट के बारे में हम पढ़ें। किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। लवण हम किसे बोलेंगे? जब किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो हमें आयनिक ठोस प्राप्त होगा वो लवण कहलाएगा। जैसे कि हमारा नमक भी तो एक लवण ही है। इस क्रिया में लवण के साथ जल H2O का निर्माण भी होता है। उदाहरण के रूप में अम्ल प्लस क्षार को मिलाने पर ये हमें लवण और जल को देता है। HCl और NaOH को मिलाने पर ये हमें NaCl और H2O को देगा। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है और लवण के जलीय विलयन में धनायन केटायन व ऋणायन एनायन उपस्थित होते हैं। धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल और ऋणायनों को अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल कहा जाता है, क्योंकि लवण का धनायन क्षार से एवं ऋणायन अम्लों से प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में NaCl एक्वस मीडियम में लवण दे देगा हमें Na प्लस क्षारकीय मूलक प्लस Cl माइनस अम्लीय मूलक। लवण सामान्यतः अवाष्पशील, गंधहीन और विद्युत संयोजक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो एट लास्ट में आप लोग को क्या करना है? स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।